હલો, કેમ છો? વેલકમ ઇન અવર પોડકાસ્ટ સિરીઝ હેલ્થ ઇન હાર્મની. હેલ્થ ઇન હાર્મનીમાં જો આપણે વિચારીએ તો દરેક જણ માટે હેલ્થ હાર્મનીમાં નથી એના માટેના ઇસ્યુઝ જુદા જુદા હોઈ શકે. કોઈકને એમ થાય કે માઇગ્રેનના લીધે હું બહુ હેરાન થઉં છું, કોઈને લાગે ની પેઇનથી થાય છે, કોઈને એવું લાગે કે મને સ્વેલિંગ રહે છે, કોઈને એમ લાગે મને પેટમાં દુખે છે, કોઈને એમ થાય બેકમાં દુખે છે. પણ એક કોમન વર્ડની વાત કરીએ ને તો દેટ ઇઝ પેઇન, એકિંગ. એ ક્યાંક ને ક્યાંક દુખાવો થાય એ સિમ્ટોમથી જ આપણે ડિસ્ટર્બ થતા હોય છે, રાઈટ? તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ હેલ્થ ઇન હાર્મનીમાં ડૉક્ટર રીતુ મહેતા સાથે, જેમનું ક્લિનિક છે વાઇટલ બૂસ્ટ, અને પોતે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે અને ઓસ્ટિયોપેથ પણ છે. ઓસ્ટિયોપેથ ઘણા બધા લોકો માટે આ વર્ડ કદાચ નવો હશે, તો એના માટે પણ આપણે રીતુ મહેતા પાસેથી સમજીશું. તો ચાલો મળીએ રીતુ મહેતાને. हेलो रितु, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. वेलकम ऑन आवर शो. थैंक यू. अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि यू आर ऑस्टियोपैथ जी. एंड हम लोगों को तो एक फिजियोथेरेपी पता होती है सबको. जी. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजियोथेरापिस्ट, ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टिशनर, देन मसाज थेरापिस्ट? तो ये सब में डिफरेंस है कि एक ही का अलग अलग ब्रांच है? जी, तो जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने आगे ऑस्टियोपैथी का कोर्स किया. तो ये उसी का एक ब्रांचिंग आउट आप कह सकते हैं. राइट. तो ऑस्टियोपैथी इज लाइक ऑस्टियो इज एनीथिंग रिलेटेड टू बोन्स या फिर जॉइंट्स. तो इसमें हम लोग जो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन्स होते हैं, जो कि कुछ भी नहीं, जॉइंट पेन्स, जैसे शोल्डर प्रॉब्लम हो गई, नी प्रॉब्लम हो गई, या मसल पेन्स हो गए, पुल्स या स्पैज़म, या आजकल हेडेक्स लोगों को बहुत कॉमन हो गए हैं, या डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन, इनका एक होलिस्टिक मस्क्यूलोस्केलेटल पेन रिलीफ ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम हाथ से असेस करके हाथ से ट्रीटमेंट करते हैं. तो फिजियोथेरेपी और इसमें डिफरेंस ये है मैम कि जैसे फिजियोथेरेपी में मोस्टली एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रहती है, मोडालिटीज़ यूज़ होती हैं, फिर एक्सरसाइज प्लान बनता है. इसमें क्योंकि हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम लोग मोस्टली हाथ से पहले जो प्रॉब्लम है, रूट प्रॉब्लम है, वो पता करने की कोशिश करते हैं, जो कि जैसे कि जॉइंट पेन या मसल पेन्स में मोस्टली अलाइनमेंट इश्यूज होते हैं. स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से पेन या फंक्शन रेंज कम हो जाती है शोल्डर की, नी की. तो ये दोनों में एक ये डिफरेंस है. अब ये जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ऑस्टियोपैथी में, ये 3 तरह से हो सकती है, जिसको जॉइंट मोबिलाइजेशंस कह सकते हैं, क्रेनियोसेक्रल थेरेपी कह सकते हैं, या विसरल मोबिलाइजेशन. तो जब हम लोग जॉइंट पेन्स की तरफ आते हैं, तो कायरोप्रैक्टर्स और जो ऑस्टियोपैथ्स होते हैं, मोस्टली सेम उनका ट्रीटमेंट मेथड होता है. हाँ जी. बस जो कायरोप्रैक्टर्स होते हैं वो मोस्टली स्पाइन या जॉइंट पे वर्क करते हैं. जो टेक्निक होती है उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं या मैनिपुलेशन बोलते हैं. जी, मैनिपुलेशन बोलते हैं, जिसमें वो आवाज़ आती है. और जो ऑस्टियोपैथ्स हैं वो क्योंकि होलिस्टिक उसकी तरफ वर्क करते हैं, वो लोग CSF फ्लो, विसरल मोबिलिटी और जॉइंट मोबिलाइजेशन पे वर्क करते हैं. जो वो ट्रीटमेंट देते हैं जॉइंट्स पे, उसको मोबिलाइजेशन कहते हैं. जो कि जैसे कि ये अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, नी का एक जॉइंट है, मॉडल है. तो जैसे कि अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आता है, रेंज कम होती है, तो सिखाया जाता है कायरोप्रैक्टिस को भी, हमें भी, कि कैसे किस डायरेक्शन में किस मूवमेंट पे मोबिलिटी देनी है, मोबिलाइजेशन देना, जिससे करेक्शन हो. तो कायरोप्रैक्टिस एंड में जाकर देते हैं, जो कि थ्रस्ट, फास्ट मूवमेंट, और फिर जो ऑस्टियोपैथ्स होते हैं वो बीच में देते हैं, जेंटल मूवमेंट्स होते हैं. जी, ऑसिलेशंस होते हैं, जिसको मोबिलाइजेशन कहते हैं. ये डिफरेंस होता है. राइट. और मसाज थेरेपी ऐसी है जो सब फॉलो कर सकते हैं. जो मसल पेन्स या स्वेलिंग के लिए MFR टेक्निक्स होती हैं, या नीडिंग टेक्निक्स, एफ्लोराज, पेट्रीसाज, जो सब यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के लिए. ओके. तो ये सुन के मुझे ये लगा कि कई लोगों को ऐसा होता है मुझे दवाई नहीं खानी है, कई लोगों को होता है कि मशीनरी यूज़ नहीं करनी है, और सबसे ज़्यादा तो ये होता है फिजियोथेरापिस्ट जो एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो नहीं करनी है. तो मुझे लगता है ऑस्टियोपैथ इज बेस्ट ऑप्शन कि हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है आपको ही करना है, या तो मिनिमम हमारे ऊपर है, मैक्सिमम तुम्हारे ऊपर है. राइट. शुरू तो अभी तो मुझे कुछ होगा तो आई विल डेफिनेटली कम टू यू, बिकॉज मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत जोर आता है. एंड ये जो बताया तुमने, जैसे ग्रेजुअली मोबिलिटी
या तो आप लोग जो मैन्युअली जो जी, करते जी, हो, जी। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगता है जी। कि जैसे सडनली कोई चीज़ मशीनरी या दवाई से थोड़ा आपको इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन जो लॉन्ग स्पान जो रहना चाहिए वो आई थिंक ऑस्टियोपैथ इज़ बेटर ऑप्शन। जी, इन अ वे यस, क्योंकि सब कुछ हैंड्स ऑन होता है, नॉन हाँ। इन्वेजिव होता है, हाँ, सेफ non-invasive। टेक्निक्स है, हाँ, सेफ टेक्निक्स हैं, बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक हम कर सकते हैं। Right। और ऑर्गेनिक करेक्शन होता है, मतलब जो Organic। प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग समझ कर फिर उसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Very good। हालांकि बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, कभी कभी मैं भी मोडालिटीज़ करती हूँ, और एक्सरसाइज का तो बहुत अलग अपना सिग्निफिकेंस है बाद में Right। फॉलोअप के लिए, Follow-up के लिए। रिहैबिलिटेशन। बट हाँ, Rehabilitation के लिए। जब पेन पार्ट या इन्फ्लेमेशन पार्ट आता हाँ, है पेशेंट तब you handle जी, that। जी, राइट। अच्छा, बीच में जैसे यू हैव मेंशन कि विसरल, जी, तो अदर देन मस्कुलोस्केलेटल, जैसे विसरल हो, स्ट्रेस हो, डाइजेस्टिव इश्यूज होता जी, है, माइग्रेन इश्यूज होता जी। है, तो ये सब के ऊपर भी ऑस्टियोपैथ काम करते हैं? ये जो टेक्निक्स, क्योंकि हम होलिस्टिक मस्कुलोस्केलेटल होलिस्टिक, पेन रिलीफ यस। बोलते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि 3 तरह से काम करते हैं। हम्म। जो भी हमारा फेशिया, जैसे कि जॉइंट्स प्रॉब्लम होते हैं तो Right। मोबिलाइजेशन। दूसरा ये होता है कि क्रेनियोसेक्रल थेरेपी, जो हेडेक्स या क्रॉनिक पेन्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। उसमें क्रेनियम से लेकर सेक्रम तक हाँ। जो भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जिनकी Yes। भी एक रिदमिक मूवमेंट होती है, कम होती, बहुत कम Oh। होती है, Oh। लेकिन होती है, और जो होनी चाहिए वो कई बार अटक जाती, स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या लोगों को बहुत इंजरीज हेड एंड नेक होती Yes, रहती हैं। yes, तो yes। हम लोग वो हाथ से बहुत माइल्ड मूवमेंट से समझ के Align फिर करते हैं अलाइन उसको। करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक Okay। थेराप्यूटिक इफेक्ट आता है। राइट, राइट। और दूसरा CSF फ्लो होता है, जो ब्रेन का एक तरह से खाना होता है। कई बार स्ट्रेस की वजह से उसका भी फ्लो इंटरप्ट होता है। फ्लो इंटरप्ट तो होता है। ये बहुत माइल्ड समझ के करने वाली टेक्निक्स होती हैं, जो कि 10 या 15 बहुत मेजर टेक्निक्स हैं। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इफेक्टिव बहुत है हेडेक्स के लिए। ओके, ओके, गुड। जी। और एंड यू मेंशन क्रॉनिक पेन, जी, तो क्रॉनिक पे एज वेल एज एक्यूट पेन में भी काम करता है ऑस्टियोपैथ? जी, एक्यूट पेन में इस तरह से कि जैसे कि सबका हम लोग मिलाकर करते हैं, कहीं फिजियोथेरेपी टेक्निक्स भी होती है, पेन के साथ कोई आता है तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग वगैरह है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसमें तो हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो आइस या हम लोग बोलते हैं कि प्राइस आइस या पैक? राइस, आइस अच्छा। पैक, कंप्रेशन, एलिवेशन, प्रोटेक्शन। ओके। तो ये जैसे कि कोई मूंछ के साथ आ रहा है, बहुत सूजन है, नहीं चल पा रहे, तो क्रेप बैंडेज लगाते हैं, आइसिंग Okay। करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट। रिलीफ के लिए एग्जैक्टली। उसको, राइट। उसके बाद पेन के लिए और टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अगर मसल्स बहुत टाइट हैं तो हम MFR यूज़ करते हैं, जैसे वो जो मसाज थेरेपी आप बोल रहे थे, उसके बहुत टेक्निक्स होते हैं। ड्राई नीडलिंग यूज़ कर सकते हैं, Okay। ड्राई कपिंग यूज़ कर सकते हैं, अच्छा। टेपिंग मेथड्स आते हैं जिससे सपोर्ट कर सकते हैं जॉइंट को, अच्छा। मोबिलाइजेशन यूज़ करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके उसको रिहैबिलिटेशन की तरफ राइट, लेकर तो इट जाते इज हैं। एक्चुअली 360 डिग्री कॉम्बिनेशन ऑफ होलिस्टिक थेरेपी। जी, जी, जी। जिस चीज में जो जो चीज ज़रूरत इफेक्टिव, है, यस जी। यस, दैट यू डू वेरी गुड। एंड यू मेंशन स्ट्रेस, जी। तो आई वांट टू नो कि स्ट्रेस एंड स्पाज्म या तो स्ट्रेस एंड पेन, जी। इसका क्या कनेक्शन है? स्ट्रेस इज ऑलवेज मेंटल थिंग, लेकिन आई हैव ऑल्सो नोटिस कि मैं जब स्ट्रेस मुझे होता है, कोई भी वर्क स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस, देन आई गेट स्पाज्म ऑन माय शोल्डर। जी। तो इसका क्या कनेक्शन है? तो इसका एक्चुअली स्ट्रेस का अगर हम देखें तो हमारी बॉडी पे फिजिकली हर सिस्टम पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। Okay। जैसे ब्रेन लेवल पे हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता Yes, है। yes। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमारा BP वगैरह बढ़ जाता बढ़ है। जाता है, जी। yes। पल्स बढ़ जाती जी, है। एग्जैक्टली। इम्यून सिस्टम पे अलग इफेक्ट रहता है हमारा, हमारा गट सिस्टम पे अलग इफेक्ट रहता है। लोग कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर लेते हैं, अदर एक्सट्रीम लोगों को डायरिया टाइप सिम्टम्स हो जाते हैं। Yes, yes। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अलग इफेक्ट Yes, रहता है। yes, तो इन true। सब सिस्टम्स पे स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से फिजिकल, ये जो मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस है वो फिजिकली आता है। मसल्स Okay। कई बार हमारी बॉडी, हम लोग जो पोस्चर अडाप्ट करते हैं वो बहुत फॉल्टी हो जाता है, जो कि ज़्यादातर अराउंड हेड एंड नेक आता है या लोअर बैक आता है। Okay। तो उस तरह से फिर ये मसल टाइटनेस और स्पाज्म शुरू होते हैं। आ जाता है, तो जी। ऑस्टियोपैथ कैन हील दैट? बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा। ऑफ कोर्स असेसमेंट पूरी करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन से मसल्स इफेक्ट हैं, या फिर पेन ज़्यादा है तो जॉइंट पे इफेक्ट आया है कि नहीं। Right। तो जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो करेक्ट करते हैं,
और अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी भी करते हैं, काम करते हैं, जी। बराबर। और विसरल मोबिलाइजेशन भी कभी कभी अगर कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग हाँ, होती है हाँ। तो चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स भी होते हैं तो अल्टीमेटली ये क्रॉनिक पेन्स में कन्वर्ट हो क्रॉनिक पेन इन द सेंस कि जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत टाइम तक होता है तो कई बार जो लीवर हमारा एक ऑर्गन है, उसका हर ऑर्गन का एक थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए अच्छा। आसपास के कनेक्टिव टिश्यूज के साथ भी। ओके। तो वो कई बार अटक जाता है, जिसकी वजह से जैसे लिवर है, अगर हम लोग हाथ पूरा उठाते हैं राइट हैंड तो राइट साइड लिवर है, उसका भी थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। ओके। तो अगर धीरे धीरे करके वो ब्लॉक होता जाएगा तो इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन बाद में शोल्डर रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो जी, तो कई बार जो बहुत क्रॉनिक पेन्स, क्योंकि आपने पूछा भी कि क्रॉनिक पेन्स के पेशेंट्स आते हैं, तो डिटेल्ड असेसमेंट करके पता करके कि ये सब फॉल्ट्स भी हैं कि नहीं, करेक्ट कर सकते हैं। राइट। एंड यू मेंशन अबाउट द इंसोम्निया, जी, स्लीप, जी। तो उसके लिए भी डू यू वर्क ऑन दैट? इंसोम्निया पे ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह के थोड़े इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जैसे पता करते हैं कि कहाँ किस लेवल पे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी का भी अगर फिजिकल डिस्कम्फर्ट कम होगा, हाँ, तो तभी that will help। नींद आएगी। यस, क्योंकि एक तरह का इंसोम्निया होता है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है। हाँ, लोगों हाँ। को बहुत ज़्यादा Yes, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। yes। तो जब हम लोग ये कोई भी पेन ट्रीटमेंट देते हैं तो बॉडी नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर्स, पेन रिलीवर्स रिलीज करती है, रिलीज एंडोर्फिन्स करती है, तो एग्जैक्टली। उसकी वजह से आदमी रिलैक्स हो जाता है। Very फिर good। ट्रीटमेंट के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे भी रिलैक्सेशन आता है। Hmm। कई बार लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं और वो हाँ। किसी वजह से नहीं, सिर्फ जो एनाटॉमिकल अलाइनमेंट है वो फॉल्टी होता है। अच्छा। तो हम रात को सोने जाते हैं, स्नोरिंग बहुत हो जाती है, सिर्फ एनाटॉमिकल जो फॉल्ट्स होते हैं, जैसे इंटरकॉस्टल मसल्स टाइट होते हैं, तो इन Right। पे वर्क करते हैं, उससे भी कहीं कहीं रिलीफ आता है। दूसरा ये भी होता है कई बार कि जैसे लोगों को न्यूरल सिम्टम्स आते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, Very मसल्स true, बहुत very टाइट होते true, हैं, tight तो हो सोते जाते हैं हैं। तो बोलते हैं इस तरफ सोते हैं तो टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है। हाँ। तो हम लोग उसके लिए न्यूरोडायनामिक्स करके एक टेक्निक्स होती हैं जो मसल्स रिलीज करने के साथ साथ नर्व्स की भी नॉर्मल लेंथ वापस आती है, जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। ओह। हाँ, तो वो हर जो भी पेरिफेरल नर्व्स होती है उनकी एक एक होती है। ओके, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि फ्रॉम हेड टू टो वी कैन वर्क, यस। you can work, हाँ, right? जी। And including internal organs also। जी, कि थोड़ा बहुत, थोड़ा हाँ, बहुत visceral मतलब mobilization का, हाँ। जैसे कोई सीवियर प्रॉब्लम की बात नहीं है, जी। जेनेटिक की भी बात नहीं है, जी। लेकिन जो फॉल्टी, जैसे पोस्चर की जी, वजह जी, से, जी। फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से Exactly, ma'am। जो कुछ भी माइनर चेंजेस हुआ है, दैट यू कैन एग्जैक्टली मैम, उसको आपने एकदम आप सही कर कहा। सकते हो। हर चीज़ पे हम नहीं कर सकते, जो मेटाबॉलिक इश्यूज होते हाँ, हैं, उसमें जेनेटिक नहीं, इश्यूज नहीं, पे हम लोग नहीं, नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। और कई बार असेसमेंट पे पता चलता है कि ये रेड फ्लैग केस है या आउट ऑफ आवर स्कोप है, तो हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन हाँ, Very true। मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं, जो आपने कहा फॉल्ट लाइंस 100%। होती हैं, Yes, काइनेमैटिक yes। काइनेटिक चेन्स अगर पेशेंट की कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, सो हम लोग कर सकते गुड हैं। गुड। अच्छा, एंड आई वांट टू नो कि आर्थराइटिस एंड ओस्टियोपोरोसिस, जी। ये दोनों कंडीशन में वेयर ओस्टियोपैथ कैन बी हेल्पफुल? तो आर्थराइटिस जो कि डीजेनरेटिव होता है, जो कि Degenerative, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, osteoarthritis, yes। उसमें तो वी हैव रोल, हम लोग रोक भी सकते हैं कई बार, क्योंकि जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये कैसे कैसे हो सकता है। आप बोनी प्रॉब्लम्स हटा दीजिए, या कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, या कोई मेटाबॉलिक इश्यूज हैं वो हटाकर, जैसे हमारी लाइफस्टाइल है बहुत खराब है, या अर्गोनॉमिक्स खराब है, हम गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं, या फिर हमें जैसे कि हमारे मसल्स की हेल्थ खराब है, मसल्स आर नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स फॉर द जॉइंट, अगर मसल्स खराब है तो सीधा इम्पैक्ट जॉइंट पे पड़ेगा। या फिर अगर हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी जो काइनेमेटिक और काइनेटिक चेन्स होती हैं, जिससे कहीं कहीं जैसे नी जॉइंट पे स्ट्रेस आ सकता है, तो इन सब पे हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग जॉइंट पे वर्क करके उसका रेंज नॉर्मल कर सकते हैं। मस्क्यूलर टेक्निक से, जो फेशियल MFR टेक्निक से, उससे मसल्स की हेल्थ एकदम नॉर्मल रख सकते हैं। Right। और लाइफस्टाइल करेक्शंस, अल्टीमेटली क्लिनिकल मैट पिलाटीज करके टेक्निक्स भी आती हैं, जिससे कोर कंट्रोल बहुत आता है। तो ये जितने भी पेरिफेरल जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैम आपने ये भी मेंशन किया, ऑस्टियोपीनिया भी मेंशन किया। yes। जी, तो ये सब जिनमें अगर जो बोनी मिनरल प्रॉब्लम जो होती है, मिनरलाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें हम लोग मोस्टली अगर काम करें, जो मैंने पर्सनली देखा है, तो हम लोग अगर मसल की हेल्थ ठीक रखें, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी इश्यूज हो जाते हैं, तो जो मसल्स टाइट हैं उन पे वर्क करें,
उनको रिलीज नॉर्मल लेंथ पे लाए, जो वीक हैं उन पे उनको स्ट्रेंथनिंग करें, स्ट्रेचिंग करें। और जॉइंट अगर पेन हो तो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट वगैरह टेक्निक्स नहीं देने चाहिए, नॉर्मल मोबिलाइजेशन इज़ मोर देन इनफ। बाकी पेशेंट के लाइफस्टाइल पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। राइट, यू मीन टू से कि अगर किसी की लाइफस्टाइल ठीक ही है, खाना वाना सब ठीक है, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को यू कैन डिलेट देयर ऑस्टियोपेनिया या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन अ वे येस, कई बार ये जो बोन मिनरलाइजेशन इश्यूज होते हैं इस पे आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसमें मेंटेनेंस थेरेपी जाती है। exactly. हाँ, उसमें एक बार अगर हो भी जाता है तो मेंटेन किया जा सकता है, वी कांट रिवर्स दैट। वो तो हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी नहीं कर सकते, लेकिन डिले तो कर सकते हैं इफ यू आर अवेयर। एंड अगर चलो मान लो कि आपको मेनोपॉजल एज आ गई है, 55-60 इयर्स की एज है, अभी तक कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ है, एंड इफ यू गो टू ऑस्टियोपैथ और कोई भी जो भी टिप्स या एक्सरसाइज जो भी आप बताते हो, तो वो करने से कैन वी डिले दैट पार्ट? वी कैन डिले एंड वी कैन कंट्रोल इट टू अ वेरी, हाँ, क्योंकि कई बार इट्स हेरिडिटरी होता ही है, तो वो टेस्ट करवाते रहिए। हाँ, लेकिन वी कैन कंट्रोल इट टू अ लार्जर डिग्री। लाइफस्टाइल कंट्रोल से और ऑस्टियोपैथिक टेक्निक से जो सेफ टेक्निक्स होती हैं, वी कैन मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी अच्छा वर्क करती है, एंड इन कोलैबोरेशन विद अदर साइंसेस, दवा वगैरह जो भी लेना हो या और भी कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर रहते हैं। यू मीन टू से कि इससे बूस्ट मिलेगा? इससे थोड़ा बूस्ट तो बिल्कुल मिलता है, राइट। आप मसल्स की हेल्थ भी अच्छी रखेंगे तो वो नेचुरल ब्रेस की, जैसे कि नी का पेन होता है तो ब्रेस पहनते हैं, दैट इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल सपोर्ट, क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, जॉइंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जॉइंट पेनफुल है, तो अगर हम लोग मसल्स की हेल्थ और थोड़ा बहुत बोन्स पे भी वर्क करेंगे, जॉइंट्स पे वर्क करेंगे, तो वो नेचुरल ब्रेस की तरह काम करेगा। तो वो एक तरह से मेंटेनेंस थेरेपी हो जाएगी। जी। एंड व्हाट अबाउट द एथलेट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, कि उनको जो भी इंजरी होती रहती है, उसके लिए हाउ मच हेल्पफुल इज ऑस्टियोपैथी? मतलब फॉर प्रिवेंशन एज वेल एज फॉर इंजरीज? बोथ। हाँ, तो प्रिवेंशन में ऐसा है कि जैसे ये जो ऑस्टियोपैथिक टेक्निक्स है होलिस्टिकली वर्क करती हैं, एनीवन विदाउट सिम्टम्स कैन आल्सो वॉक इन। हम कभी कभी सिम्टम लेस आता है, तो वी फाइंड आउट कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है जो आगे पेन में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक तरह से वो एक्यूट पेन को या इंजरीज को थोड़ा अवॉइड एट बे रख सकता है। और दूसरा ये कि क्रॉनिक पेन्स भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जैसे कि 60% ऑफ अवर बॉडी इज नथिंग बट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो ये अगर आप इनिशियली, जैसे आपको नी पेन या शोल्डर पेन शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा अवॉइड मत करिए, तभी दिखा देंगे तो करेक्शन उसी लेवल पे हो जाएगा। तो वो आगे जाकर ब्लड सप्लाई या न्यूरल इम्पिंजमेंट नहीं करेगा ज़्यादा, तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं। तो उस तरह से कंट्रोल करते हैं। बाकी मैनेजमेंट के हिसाब से वही रहता है कि हम लोग, प्लेयर्स का थोड़ा अलग रहता है, ऑन द फील्ड अलग रहता है और बाद में एजिलिटी ट्रेनिंग रहती है, बट अदरवाइज पेन ट्रीटमेंट, इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट और फिर रिहैबिलिटेटिव ट्रीटमेंट वो सेम रहता है। ओके। एंड व्हाट अबाउट द शिफ्टिंग पेन, जिसे गुजराती में हम लोग बोलते हैं फरतोवा, ऐसा बोलते हैं, कभी इधर पेन हुआ, कभी इधर हुआ, कभी इधर हुआ, नॉट इन जॉइंट्स, जॉइंट की बात नहीं है, मसल्स में ही होता है। तो जैसे पेट में ब्लोटिंग होता है ना, ऐसे मसल्स का ब्लोटिंग जैसा लगता है, स्टीफनेस लगती है कभी कभी, और एकदम एक्यूट पेन होता है। फिर अगर यहाँ ठीक हो गया तो फिर वो यहाँ गया, वहाँ से गया तो आगे गया, ऐसा क्यों होता है, क्या है ये एग्जैक्टली? इसको वाही मतलब एक तरह से देखा जाए, क्योंकि मैंने भी केसेस देखे हैं, तो उसमें यही होता है कि हर एक का बॉडी टाइप होता है, और एक जो गैसेस, बात वाली, तो उसमें तो एक, उसमें वही मैं कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट थोड़ा कोलैबोरेटिव जाएगा, लेकिन जो हम लोग करते हैं, आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग ये जो विसरल मोबिलाइजेशन है, उसमें स्पेशली कई बार क्या होता है कि जो हम लोग नाभि बोलते हैं, नाभि वो थोड़ी शिफ्ट या ब्लोट, या फिर पूरा पेट ब्लोटेड हो जाता है। तो उसमें रिलीज टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम लोग थोड़े रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल होता है उसको रिलीज करने के टेक्निक्स होते हैं, एक वो चीज़ वर्क करती है पेशेंट्स पे। दूसरा, अगर वो घूम रहा है, जैसे आपने कहा घूमता है, तो सपोज अगर यहाँ पे है तो मतलब चांसेस हैं कि शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। तो उसमें जब हम करते हैं रिलीज मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, उसमें आवाज मोबिलाइजेशन में भी आ जाती है, इतना अंदर प्रॉब्लम होती है, वो रिलीज होता है। तो कई बार पेशेंट्स बर्प करते हैं या आवाज आते तो पेशेंट्स बोलते हैं वी आर फीलिंग रिलीव्ड। तो
उसमें हमारा रोल ये रहता है, और दूसरा उसके अलावा पेशेंट्स को अगेन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स और अपना शोल्डर का और अपना जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना पड़ता है। अच्छा, तो यू मीन टू से कभी कभी बॉडी का एक रिएक्शन भी होता है कि स्पाज्म में आ जाता है ऐसा? स्पाज्म में आ जाता है कि हाँ। ये जो आप बोल रहे हैं टाइटनेस, हाँ, stiffness। टाइटनेस। हाँ, कई जो जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो लोग अगर थोड़ा सा भी सपोज नींद का इशू हो गया या कुछ खा लिया जो सूट नहीं किया तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा या हो जाती है। सीजनल चेंजेस की वजह Yes, से। yes। हाँ, बट ये प्रॉब्लम रहती है। एंड कभी कभी आई हैव नोटिस कि हाथ या पैर जो होता है एकदम से ट्विस्ट हो जाता है एंड खींचता है। जी। व्हाट इज दैट कंडीशन? हाथ या पैर, हाँ, पैर फूट का, जैसे जी। मुझे भी होता है जी, कभी जी। एकदम से स्पाज्म आता है और खींच जाता है, ऐसे 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 हाँ। ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट मतलब आप एंकल के पीछे पूरा जो बोलते हैं, जो एकदम पीछे ऐसे भी कभी cramp, होता है, हाँ, कभी हाँ क्रैम्प जैसा, क्रैम्प एग्जैक्टली Cramp, क्रैम्प हाँ। आता है और मसल एकदम टाइट हो जाता है। तो हाँ। उसमें क्या करते हो फिर आप? वो देखिए उसमें क्रैम्प जो आता है उसके रीजंस पहले तो कौन कौन से हाँ, हो reason सकते हैं। क्या होते हैं? बहुत कॉमन रीजंस में ये भी होता है कि पानी, पेशेंट हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, Dehydration, क्योंकि yes, द yes, काफ पानी। इज नोन एज द सेकंड हार्ट। सेकंड हार्ट, वो yes। ऊपर इम्प्योर ब्लड पंप करती है, Pump करती तो उसका है। फंक्शन ज़्यादा होता है। अगर आप हाँ। उसको उस हिसाब से हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो वो उतना फंक्शन नहीं कर पाएगी और क्रैम्प्स आएंगे बहुत ज़्यादा, Yes, क्योंकि yes। वेट बेयरिंग मसल भी है। True, true। दूसरा कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी, Deficiency से विटामिन हो सकता है। B12। Yes। तो ये जो बहुत टाइट हो जाता है क्रैम्प्स, वो मस्क्यूलर रहता है काफ का। या फिर अगर काफ पे कई लोगों को दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत, वो दूसरी प्रॉब्लम है। हाँ। कि ब्लड सर्कुलेशन जितना होना चाहिए कई बार कम काफ में होता उतना, है। हाँ, हाँ। तो भी क्रैम्प्स आते हैं। लेकिन कई बार जो हमें टिंगलिंग या पैर ऐसे हाँ, हो जाता tingling है भी होता है। वो हो सकता है कि हमारे एक बैक का मसल होता है, पायरिफॉर्मिस बोलते हैं उसको, या काफ पे, हर जगह पे ना हमारी कई कई जगह पे नर्व्स जो होती हैं, जैसे शियाटिक नर्व, उसकी या उसकी ब्रांचेस कई बार मसल के अंदर से जा रही होती हैं। हाँ। तो जब वो बहुत टाइट होता है हाँ, तो वो तो थोड़ा बहुत nerves नर्व को को भी pressure इम्पैक्ट देता करता है। है। तो वो जिस नर्व को देगा वो उसका एक्शन जहाँ जिस मसल्स को सप्लाई करेगा वो मसल्स बहुत खिंच जाएंगे। तो हमें लगता है कि पैर पूरा ट्विस्ट हो गया अंदर की तरफ। हाँ, हाँ, spasm आ हाँ, या जाता फिर है। झंझनाटी होती है बहुत ज़्यादा पेन के साथ, हाँ, तो true। वो भी एक रीज़न होता है। तो वो भी ऑस्टियोपैथ कैन ट्रीट हाँ, इट? उसमें फिर हम लोग जैसे मसल्स टाइट होते हैं तो मसल्स को रिलीज करना पड़ता है, वो जिस जॉइंट्स को सराउंड कर रहे हैं उन पे वर्क करना पड़ता है। फिर नर्व्स के लिए जो मैंने आपको टेक्निक पहले मेंशन की थी, न्यूरोडायनेमिक टेक्निक, टेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या, या फिर कोई बैक का तो इशू नहीं है कंप्लीटली, Okay, शियाटिका yes, का या yes, डिस्कल yes, इशू तो नहीं है, yes। वो सब टेस्ट करके न्यूरोडायनामिक्स जो टेक्निक्स होती हैं, हमें जहाँ लगता है कि ये नर्व जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो रिलीज टेक्निक्स आती हैं, उसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो करेक्ट करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी जिसको है, मान जी। लो कि 70 प्लस जी। की एज है, मेनोपॉज भी हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जी, गया है, जी। तो उनके ऊपर हाउ डू यू वर्क मैन्युअली देन? ये जो मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स, वैसे भी मेनोपॉजल आर्थरालजिया तो रहता ही रहता है, ही पेन्स है, रहते हैं। yes। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, वही ऑस्टियोपीनिया, ऑलरेडी, yes। तो हेल्थ मसल्स की भी खराब होंगी, बोन्स की भी खराब होंगी। तो जैसे मैंने उसमें मेंशन किया कि हमारा इसमें ना थोड़ा सा सिम्टोमेटिक और मेंटेनेंस थेरेपी का वर्क ज़्यादा रहता है। जैसे मेनोपॉज के पेशेंट्स जो आते हैं उनका तो इशू ये रहता है कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे मसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, मसल मास कम हो जाता है, पेशेंट्स थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं, और थोड़ा सा उनका हैप्पीनेस भी थोड़ा सा इम्पैक्टेड होता है। तो इसमें भी जैसे जो ज़्यादा टेक्निक्स वर्क करती है वो ये करती हैं कि हम मसल्स की हेल्थ नॉर्मल रखें। जो MFR टेक्निक्स होती हैं उससे मसल्स की हेल्थ, सेकेंडरी बेसिस पे जॉइंट्स की हेल्थ बेटर रखें, और पेशेंट्स को कोई ना कोई कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम दें। हाँ, वो वर्क करता है। और ऑस्टियोपोरोसिस पे भी ऑलमोस्ट सेम, बट अगेन मसल्स की हेल्थ, जॉइंट्स की हेल्थ, लेकिन इस पे ज़्यादातर हम लोग जॉइंट्स पे ज़्यादा हाथ से काम नहीं करना चाहिए। और रिस्की हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस है उनके ऊपर काम करना आपके लिए, प्रेशर वगैरह? हाँ, ध्यान से, मतलब आइडिया हो जाता है कि कितना प्रेशर देना है, कितना नहीं देना, मोबिलाइजेशन सेफ रहते हैं। नहीं तो पेन बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता है आपके ट्रीटमेंट, मतलब जब मैन्युअली उसको मैनेज करते हो, मोबिलाइज करते हो, तो ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है उनको पेन बढ़ता है, ऐसा कुछ होता है? अगर जितना वो लोग ले सकते हैं
हाँ, जितना प्रेशर इतना वो ही लोग आप ले सकते करते हो। हैं वो सोच समझकर किसी भी ट्रीटमेंट में देना चाहिए। एकदम से Right. ज्यादा दे देंगे मतलब तो थोड़ा नॉर्मल सा, एंड ओस्टियोपोरोसिस हाँ, दो को अलग से आपको हाँ, ट्रीट बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस में ध्यान रखना राइट पड़ता राइट है। एंड हाँ। व्हाट अबाउट द एजिंग। एजिंग के बाद जैसे होता है ना, कई लोगों को बैलेंस चला जाता जी। है, गिरने का डर रहता है, जी। तो ऐसे लोगों को ऑस्टियोपैथी से कोई हेल्प मिलती है? जी, तो जैसे कि ऑस्टियोपैथी क्या करती है कि जॉइंट्स को और मसल्स को मोबाइल और सपल रखती है। एक बात तो ये होती है जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम होता है, हेल्थ ज़्यादा रहती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहता है। तो एक तरह से तो वही हो गया, वो एजिंग में ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा हेल्प करता है, हमें बूस्ट देता है, Boost देता ब्रेस है। की तरह हेल्प करता है। और जो जिस तरह से बैलेंस इश्यूज हो, आप बैलेंस इश्यूज या कोऑर्डिनेशन इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा बैलेंस कब ठीक रहेगा, जब बॉडी का प्रोप्रियोसेप्शन इज नथिंग बट जैसे कि हमें पता चले कि हम कहाँ चल रहे हैं, हाँ। हमारा पैर एनवायरनमेंट के हिसाब से कहाँ पड़ रहा है। बरोबर, बरोबर। तो उसके लिए कुछ बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, हाँ। उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ MFR टेक्निक्स आते हैं जो कि हर कोई अच्छा। फिजियोथेरेपिस्ट भी कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टिस भी, जिससे मसल्स का रिफ्लेक्स टाइम और एक्टिवेशन ठीक रहता है। तो क्या स्टेबिलिटी ठीक रहेगी। स्टेबिलिटी। फिर प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, गेट ट्रेनिंग, ये सब एक्सरसाइजेस और कुछ सेंसरी एक्सरसाइजेस रहती हैं जिससे कि जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। तो गिरना, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब बेटर रहेगा। हाँ, तो दिस वुड बी हेल्पफुल This would फॉर be very एजिंग helpful, जी, पीपल। this would be वेरी very गुड। helpful. एंड व्हाट अबाउट द यंगस्टर्स जिनको टेक्निक बोलते हैं, जी, जी, जी। ऐसे पोस्चरल जी। या तो स्क्रीन टाइम की वजह से, कंप्यूटर की वजह से जो जो प्रॉब्लम होते हैं, जी। लंबा टाइम तक चेयर पे बैठे रहना, ये सब के लिए व्हाट इज योर एडवाइस? तो थोड़ा DIY सा DIY। जी, तो जैसे कि थोड़ा सा अगर मैं दोनों तरह से बोलूं, जैसे हाँ आप जी। बोल रहे हैं कि पहले तो सिटिंग अर्गोनॉमिक एडवाइस और फिर कुछ अगर टेक अवे टिप्स अगर मैं दूं, तो बैठ रहे हैं तो आप ऐसे बैठिए कि हिप लेवल, नी लेवल के थोड़ा ऊपर ही हो, नीचे ना जाए। एक छोटा सा तकिया अगर पीछे रख सकें लोअर बैक के लिए, दोनों पैर स्ट्रांगली नीचे रहें, आपके जो दोनों एल्बोज हैं वो एक आर्मरेस्ट पे रहें, आपके हाथ जो हैं मतलब फिंगर्स जो हैं कीबोर्ड तक पहुँचें, और हो सके तो आप स्क्रीन थोड़ा ऊपर रखिए, आई लेवल पे आए। ये थोड़े अर्गोनॉमिक सिटिंग एडवाइस हो गए। उसके अलावा जो टेक्निक या जो बाकी टेक्निक की वजह से फॉरवर्ड शोल्डर प्रॉब्लम हो जाती है, फॉरवर्ड हेड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए कुछ छोटी सी टिप्स अगर मैं दूं तो एक तो ये है कि आप चिन टक्स करते रहिए। जो पीछे के मसल्स हमारे बहुत टाइट हो जाते हैं उनको बीच बीच में आप रिलैक्स करेंगे तो नेक पेन्स थोड़े से कम होंगे। इमेजिन एन एप्पल अंडर द चिन, जल्दी मूवमेंट मत करिए, धीरे धीरे ट्राई टू होल्ड इट। दूसरा, जो फॉरवर्ड शोल्डर की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अपर बैक पेन्स या शोल्डर पेन्स बहुत कॉमन हो गए हैं, तो एक चीज़ जो आप कर सकते हैं बैठे बैठे भी, वो ये है कि आप पीछे के मसल्स की स्ट्रेचिंग ऐसे कर सकते हैं जिससे रोम्बॉइड्स की स्ट्रेचिंग होगी दोनों तरफ से। दूसरा, सिर्फ ब्रेसिंग करिए, दोनों शोल्डर्स को कान के लेवल पे रखकर सिर्फ पीछे थोड़ा सा हाथ ऐसे पकड़ के पीछे लेने की कोशिश करिए, अगेन विदाउट एनी जर्क्स। दूसरा, बैठे बैठे आप थोड़े से एंकल ऊपर नीचे करते रहिए जिससे सर्कुलेशन बना रहे, और हो सके तो बीच बीच में, जैसे लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में कहते हैं कि हो सके तो बीच बीच में थोड़ा वॉकिंग करिए जिससे काफ पेन्स या काफ टाइटनेस ना आए। और जो काफ टाइटनेस आजकल बहुत लोग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड सजेशन। सो ये थोड़े से टेक अवे टिप्स हैं इसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड फाइनली के लिसनर्स के लिए टेक अवे, जी, एक ऑस्टियोपैथ क्या बोलना चाहता है कि इतना तो मस्ट डू, इतना करोगे तो प्रॉब्लम कम होगा, पेन कम होगा, एकिंग कम होगा, क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग। कभी भी जो भी डिस्टर्बेंस होता है कि काम करने में, आपकी एनर्जी में, आपके एंड्योरेंस में, आई मीन टू से एनर्जी एंड एंड्योरेंस दोनों बना रहे, उसके लिए कौन सी टिप्स आप सजेस्ट करना चाहते हो? तो आपने एक चीज़ बोली बट वही है कि थोड़ा सा क्लीशेड है, लेकिन होलिस्टिक हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि दोनों साथ में चलती हैं। तो खुश रहिए, बी अ बिट लिटिल अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, फिजिकली ध्यान रखिए अपना, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग का थोड़ा सा प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करिए, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और
मतलब चीज़ बढ़े उसके पहले गो एंड विजिट, आप ऑस्टियोपैथ को विजिट करें तो मोर देन वेलकम, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है और सेफ़ रहता है। तो उससे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम आगे क्या हो सकती है, तो प्रॉब्लम बढ़े उससे पहले ही रोक देंगे। तो ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड टेक केयर ऑफ़ योर होलिस्टिक हेल्थ। तो दिस दिस कुड वेरी बी गुड, जी। वेरी गुड। आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स टुडे, और मैंने रजिस्टर्ड भी कर लिया है कि किस चीज़ के लिए मुझे क्या करना है और किस चीज़ के लिए आई शुड गो टू रितु। तो यू कैन ऑल्सो विजिट हर फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम। आज हमने जान लिया है कि ऑस्टियोपैथ कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट? तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन विजिट हर, एंड कमेंट बॉक्स में इसका कॉन्टेक्ट number, address, you can get it. Thank you, Ritu, Thank you so much, for ma'am. very good information and prevention. जी। That is the most important thing in life. Thank you.